So hello everyone, this is Eliezer Finhas and you are watching Eliezer Educational Academy। तो गुज़िश्ता काफ़ी टाइम से मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि सर फर्स्ट ईयर इंग्लिश का टारगेट पेपर अपलोड कर दें। तो काफ़ी टाइम से डिले हो रहा था, कुछ मसरूफियात थी। तो आज की इस वीडियो में ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा जो फर्स्ट ईयर का टारगेट पेपर है इंग्लिश का, उसको मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ और आपके सामने रखने लगा हूँ। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत सारे जो सवाल हैं, जितने मैंने सवाल दिए हैं, मैं एक एक सवाल आपको एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपके जितने भी डाउट्स हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो फर्स्ट ईयर इंग्लिश का टारगेट पेपर मैं डिस्कस करने से पहले ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो टारगेट पेपर है 2023 के एग्ज़ामिनेशंस के लिए है, जो कि सिंध बोर्ड की न्यू बुक के अकॉर्डिंग ये जो टारगेट पेपर है इसको डिज़ाइन किया गया है। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे चैनल पर तकरीबन फ़र्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर दोनों के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके टारगेट पेपर्स अपलोड हो चुके हैं। और बस ये लास्ट फर्स्ट ईयर इंग्लिश का लास्ट टारगेट पेपर रह गया था। तो आज जो हमारा लास्ट एक सब्जेक्ट रह गया था, आज हम उसका भी टारगेट पेपर को कंप्लीट कर लेंगे। तो जितने भी टारगेट पेपर्स हैं वो अपलोड हैं। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर टारगेट पेपर्स 2023 के नाम से। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, तो आपको लाइन वाइज जितने भी टारगेट पेपर्स हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आए हम लोग बगैर टाइम वेस्ट किए अपने टारगेट पेपर की एक्सप्लेनेशन की जाने बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रोज सेक्शन करेंगे। तो याद रखिएगा कि हमारा जो ये जो है इंग्लिश का फर्स्ट ईयर इंग्लिश का जो पेपर है वो 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट है: प्रोज सेक्शन, पोएम सेक्शन एंड नॉवल सेक्शन या प्ले सेक्शन। तो याद रखिएगा कि हमारी बुक में प्रोज सेक्शन में से टोटल 10 चैप्टर्स हैं और इस पोएम सेक्शन में से टोटल 7 पोएम्स हैं। और जो प्ले है वो तो एक ही है, लेकिन वो प्ले आपको पता है कि बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वर्ड टू वर्ड स्टोरी होती है। तो चैप्टर नंबर 1 की जाने हम लोग प्रोज सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है आपका कायद ऑन 11 अगस्त 1947। तो इसके सवालात की जाने बढ़ते हैं। तो पहला सवाल रखा है, वाई वॉज द कायद फीलिंग ऑनर्ड वाइल एड्रेसिंग द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जब कायद आज़म फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एड्रेस कर रहे थे 11 अगस्त 1947 को, तो वो ऑनर्ड फील क्यों कर रहे थे? वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो कायद आज़म साहब हैं वो पाकिस्तान के फ़र्स्ट एवर प्रेसिडेंट बने थे और पाकिस्तान के लोगों ने उन्हें ये इजाज़त दी थी कि वो जो है वो खिताब करें, और यही वजह है कि वो बहुत ज़्यादा ऑनर्ड फील कर रहे थे। सेकंड क्वेश्चन, हाउ कैन वी मेक पाकिस्तान प्रॉस्परस इन द लाइट ऑफ कायद आज़म के अकॉर्डिंग हम लोग जो पाकिस्तान है उसको कैसे प्रॉस्परस कर सकते हैं या कैसे कामयाबी की राहों पर लेकर चल सकते हैं। तो हाँ, एक और मैं आपको एक बात बताता चलूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप ये जितना भी टारगेट पेपर जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, अभी एक्सप्लेनेशन आगे करूँगा, तो अगर आप ये सारा टारगेट पेपर याद कर लेते हैं तो आपका जो पेपर है वो 100% हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। आपको मज़ीद दूसरी जगहों से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जितने भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालात हैं जो इस साल आएंगे वो इस टारगेट पेपर के अंदर इंक्लूडेड हैं। तो अगर आप कहीं और से तैयारी करेंगे तो ऐसे होगा कि दिमाग में खिचड़ी सी पक जाती है और बिल्कुल भी याद नहीं होता। तो आप मुझ पर मुकम्मल रिलाई कर सकते हैं। आप ये टारगेट पेपर याद करके जाएं तो 100% आपका पेपर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। तो ये है उनके वर्ड्स हैं जो कायद आज़म ने बोले थे। ये जो है ना इन्वर्टेड कॉमास, तो ये उनके वर्ड्स हैं। तो क्या उनके वर्ड्स हैं? आई शैल ऑलवेज बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले विदाउट एनी पॉलिटिकल लैंग्वेज, prejudice and ill will elaborate these words। तो ये जो कायद आज़म साहब ने ये जो अपनी स्पीच दी, तो ये जो है ना हमारे पास ये डायलॉग है जो कायद आज़म का, तो ये हमसे पूछा जा रहा है कि इसका क्या मतलब है, इसकी वजाहत करें। एलैबोरेट का मतलब वजाहत करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द ग्रेटेस्ट कर्स अकॉर्डिंग टू कायद आज़म। कायद आज़म के मुताबिक सबसे बड़ी लानत क्या है हमारे पाकिस्तान में या हमारे माशरे में? सबसे बड़ी लानत क्या है? तो वो रिश्वत वगैरह और ये करप्शन वगैरह, नेपोटिज़म होता है ना, कि उनके ही बच्चे आगे आ जाते हैं सीटों पे।
तो इसको जो कायदे आज़म बोलते हैं कि ये जो है सॉरी ये इसको ना कायदे आज़म साहब लानत कंसिडर करते हैं। तो यहाँ तक हमारे टोटल इसमें 4 क्वेश्चन रखे थे, यहाँ ये आप सारे कर लेंगे तो आपका चैप्टर नंबर 1 हो जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं, वंस मोर टू द लेक। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है, मरकज़ी ख्याल। तो वंस मोर टू द लेक जो हमारा सबक है या चैप्टर है, उसका मरकज़ी ख्याल क्या है, ये आपने बताना है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, वाई डज राइटर रिपीटेडली कॉल द लेक एज वाइल्ड लेक। तो वो ये जो है ना वंस मोर टू द लेक, इसमें जो राइटर हैं जिन्होंने ये लिखी है, जिन्होंने ये प्रोस या ये जो लेसन है ये लिखा है, तो उन्होंने बार बार उस लेक को वाइल्ड लेक क्यों कहा, ये बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैज़ द लेक चेंज सिंस ही वॉज अ बॉय। तो ऐसा होता है कि वो अपने माँ जब वो जो राइटर हैं जब वो छोटे होते हैं तो वो अपने माँ बाप के साथ इस लेक पर जाते हैं। तो फिर जब वो थोड़े ओल्ड हो जाते हैं फिर वो अपने बेटे के साथ उस लेक पर जाते हैं, तो वो क्या चेंजिंग देखते हैं उस लेक में, ये आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द बोट मोटर्स डिफरेंट इन द प्रेजेंट सिचुएशन। तो जो बोट मोटर्स हैं, वो जो बोट होती है ना, जो छोटी कश्तियाँ होती हैं, तो उनकी मोटर्स में क्या डिफरेंस था पहले के बनिस्बत अभी में क्या डिफरेंस था, वो आपने बताना है। तो यहाँ पर जाकर चैप्टर नंबर 2 ख़त्म होता है। ये इसके 4 सवालात रखे हैं। तो फिर हम लोग चैप्टर नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि चैप्टर नंबर 2 के ये 4 सवाल आप याद कर लेंगे तो आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं जो कि द नेकलेस है। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये लाजमी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पढ़ें। और इसकी जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस हैं, जो पूरे मैं जिसमें स्टोरी एक्सप्लेन करूँगा, वो हर एक चैप्टर, हर एक पोएम और नॉवल की भी कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है वो इस चैनल पर अपलोड होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के साथ बने रहें ताकि आपको जितनी भी नई वीडियोस आएंगी उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। लेकिन उसके लिए आपको बेल जो आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे टिक करना होगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं, द नेकलेस। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स हाउ द लॉयजल्स लाइफ चेंज्ड आफ्टर दे हैड पेड फॉर द न्यू नेकलेस। तो आपने ये बताना है कि जो लॉयजल्स है, लॉयजल था मिस्टर लॉयजल, उनकी ज़िंदगी कैसे चेंज हो गई। मिस्टर लॉयजल साथ में मैडम लॉयजल की भी, जो जिनका नाम मैथिल्डे था, तो उनकी लाइफ कैसे चेंज हो गई जब उन्होंने नेकलेस को, नया नेकलेस उसको जो है मैडम फॉरेस्टियर को लौटाया, तो उनकी लाइफ कैसे होगी। तो पहले वो लोग अच्छी खासी एक मिडिल क्लास लाइफ जी रहे थे, लेकिन आपको पता है कि जब नेकलेस लौटाया तो बहुत ज़्यादा उनके हालात ख़राब हो गए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों से पैसे लिए, उधार लिया, फिर सूद पर भी पैसे लिए, ठीक है, जिस पर बहुत ज़्यादा सूद उनको देना पड़ा। और ऐसे बहुत सारे साल वो उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। और जो मैडम लॉयजल थी या मैथिल्डे जो थी, वो भी लोगों के घर काम करती थी, नौकरानी का काम करने लग गई, तो इतने ज़्यादा उनके हालात ख़राब हो गए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बात की समझ आ गई होगी, लेकिन इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप स्किप मत करें। तो जब आप ये लेक्चर देखते हैं ना, कान खोल के सुनते हैं और बिल्कुल अच्छे से सुनते हैं, तो आपको मैं पूरी हर एक चैप्टर की मैं आपको स्टोरी भी एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की स्टोरी। तो इससे ना आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं और आप आसानी से जो आंसर्स हैं वो आसानी से याद कर सकते हैं। तो अगर स्किप नहीं करते वीडियोस और अच्छे से सुन रहे हैं तो उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और वो बड़े आसानी से आंसर्स अपने याद कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मिस्टर एंड मैडम लॉयजल रिप्लेस द नेकलेस। तो जो नेकलेस था वो कैसे रिप्लेस किया उन्होंने, ये आपने बताना है। तो वो जो नेकलेस था वो मैडम लॉयजल ने अपनी दोस्त मैडम फॉरेस्टियर से लिया था और वो गुम हो गया था और फिर नहीं मिला उन्हें। तो उन्होंने क्या किया कि उसके बजाय एक दूसरा नेकलेस उन्होंने एक गोल्ड का नेकलेस उसे वापसी किया, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा और उनकी लाइफ चेंज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड मैडम लॉयजल मिस्टर लॉयजल एक्सपेक्ट हिज वाइफ टू बी प्लीज्ड टू रिसीव द इन्विटेशन। तो वो जो मिस्टर लॉयजल के जो बॉस थे, उन्होंने एक इन्विटेशन लेटर दिया था
उनके कोई घर पे प्रोग्राम था, तो मिस्टर लॉयज़ल को उनके बॉस ने इनविटेशन लेटर दिया था। और यूजुअली उनके बॉस किसी को इनवाइट नहीं करते थे, लेकिन लॉयज़ल को जब उन्होंने इनविटेशन लेटर दिया, इनविटेशन कार्ड दिया, तो मिस्टर लॉयज़ल बहुत खुश हुआ और उसको ये लगता था कि मेरी वाइफ भी खुश होगी। लेकिन जो मिस्टर लॉयज़ल की वाइफ थी, जिसका नाम मैथिल्डे था, वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। और क्यों नहीं हुई ये मैं आपको समझाने पे आऊँ तो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी। तो वो जब हम लोग बाद में इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे तो फिर आपको मैं सारी स्टोरी समझाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज मैडम फॉरेस्टियर्स रिएक्शन व्हेन द नेकलेस वाज रिटर्न। अच्छा, जब मैडम फॉरेस्टियर को उन्होंने वापसी ये नेकलेस दिया, तो मैडम फॉरेस्टियर के क्या रिएक्शन थे। तो जाहिर सी बात है, जो मैडम फॉरेस्टियर ने जो उनको नेकलेस दिया था वो एक नकली नेकलेस था। तो जब मैडम फॉरेस्टियर को उन्होंने वापसी दिया नेकलेस, तो उससे जब देखा कि ये तो रियल सोने का नेकलेस है, तो वो बड़ी हैरान परेशान हो गई कि ऐसा कैसे हो गया कि मैंने उनको नकली नेकलेस दिया और उन्होंने सोने का नेकलेस रिटर्न कर दिया। तो ये पूरी स्टोरी थी। और फिर हम यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 ख़त्म हो जाता है। फिर हम लोग चैप्टर नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं, जिसका नाम है टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड इंफॉर्मेशन रिमेन स्कार्स एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। जो इंफॉर्मेशन है वो इतनी कम क्यों थी एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स इन टुडेज़ वर्ल्ड। जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स जो एक फील्ड है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है आज की इस दौर में या आज की इस दुनिया में, क्या उसके इंपॉर्टेंस हैं, ये आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन से आपको क्या लगता है कि इसका क्या मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट इन कीपिंग पीपल्स लाइफ सेफ। और जो टेक्नोलॉजी की वजह से कैसे लोगों की जो ज़िंदगियां हैं वो सेफ़ हुई ड्यूरिंग। अच्छा, ये मैंने ना क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, अगर ये था ड्यूरिंग पेंडेमिक एरा। तो पेंडेमिक एरा के अंदर जो टेक्नोलॉजी है उससे लोगों की लाइफ कैसे सेव रही, ये आपने बताना है। देखिए, अभी पेंडेमिक एरा था ना, अब जो दूसरे बच्चे होंगे जिन्होंने लेक्चर नहीं सही से सुना, तो वो लोग कंफ्यूज रहेंगे, उनको सवाल का आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने अगर शॉर्ट क्वेश्चन लिखा भी है तो मैंने आपको बता दिया है, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, some people have opinion that youngsters are not safe in टेक्नोलॉजिकल एरा, गिव रीजंस। और कुछ लोगों का ये मानना है कि जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो सेफ़ नहीं है इस टेक्नोलॉजी के एरा में। तो ये रीजंस आप लाजमी बताएं, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। तो यहाँ पर जाकर आपका चैप्टर नंबर 4 ख़त्म होता है। हम लोग चैप्टर नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 5, माई बैंक अकाउंट अगेन एक बहुत ही फ़नी स्टोरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो इसके क्वेश्चन से जाने बढ़ते हैं। वाई वॉज देयर अ रोर ऑफ लाफ्टर व्हेन ऑथर लेफ्ट द बैंक। जब जो ऑथर हैं वो जब बैंक से निकले तो एक बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आई। तो ऐसा क्यों हुआ ये बताना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मिस्टेक डिड द ऑथर मेक व्हेन ही रोट द चेक। तो जब ये जो ऑथर हैं ये जब चेक लिख रहे थे तो उन्होंने क्या मिस्टेक की। तो मिस्टेक ये की कि उन्होंने $5 लिखना था, लेकिन उन्होंने पूरा $55 लिख दिया, या $56 ऐसे ही लिख दिया था गलती से। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। व्हाट इज़ इफेक्ट अपॉन द ऑथर ऑफ एंटरिंग द बैंक टू डू बिजनेस। तो जब जो ऑथर हैं वो बैंक के अंदर एंटर हुए तो उनका क्या इफ़ेक्ट था, उनके क्या रद्द-ए-अमल थे। तो जो बैंक के वो जो ऑथर थे, जब वो अंदर गए, बैंक के अंदर गए, तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस थे क्योंकि वो फर्स्ट टाइम बैंक के अंदर जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ इट वाइजर टू कीप वंस मनी इन अ बैंक देन टू होल्ड इट इन वंस होम। ये मनी इन अ बैंक है ना, तो रेसलिंग में भी एक पेपर भी होता है मनी इन द बैंक, तो मुझे एकदम से वो याद आ गया। अगर कोई रेसलिंग देखता होगा तो आप लोगों को पता होगा मनी इन द बैंक, अगर WWE कोई देखता है तो। खैर, तो इसमें हमें सवाल में ये पूछा गया है कि जो मनी मैं फिर मनी इन द बैंक बोल रहा हूँ तो हमसे ये पूछ रहे हैं इस सवाल में कि क्यों जो अपने पैसे हैं वो बैंक के अंदर रखना ज़्यादा अच्छा है कि इस निस्बत के आप घर में पैसे रखें। तो भाई इसका आसान सा साफ सीधा आंसर ये है
कि अगर घर में पैसे रखेंगे तो वो कभी ना कभी खर्च हो जाते हैं और कोई ना कोई ज़रूरियात आती रहती हैं और वो जल्दी खर्च हो जाते हैं। लेकिन जब हम बैंक में रखते हैं तो हमारे जो पैसे हैं वो सेफ़ रहते हैं और कोई उसमें चोरी होने का भी कोई डर नहीं होता। चैप्टर नंबर 6 की जाने बढ़ते हैं, जिसका नाम है सेल्फ रिलायंस। तो इसी क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। तो व्हाट मेक्स अ मैन ग्रेट अकॉर्डिंग टू रैल्फ वाल्डो एमर्सन। तो रैल्फ वाल्डो एमर्सन के अकॉर्डिंग जो मैन है, कौन सी चीज़ उसको ग्रेट बनाती है, कौन सी चीज़ इंसान को अच्छा बनाती है, ये आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन अ पर्सन बी हैप्पी अकॉर्डिंग टू रैल्फ वाल्डो एमर्सन। तो फिर वही बात, रैल्फ वाल्डो के अकॉर्डिंग जो इंसान है वो कैसे खुश रह सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मार्क ऑफ जीनियस अकॉर्डिंग टू रैल्फ वाल्डो एमर्सन। और फिर मतलब कि देखो पहले वाले सवाल में ये हमने बताना है कि कोई भी इंसान कैसे अच्छा बन सकता है अकॉर्डिंग टू रैल्फ वाल्डो एमर्सन। सेकंड सवाल में कोई भी इंसान खुश कैसे रह सकता है अकॉर्डिंग टू रैल्फ वाल्डो एमर्सन। एंड थर्ड क्वेश्चन में कोई भी इंसान जीनियस कैसे बन सकता है अकॉर्डिंग टू रैल्फ वाल्डो एमर्सन। तो ये 3 सवाल जो हैं ये आपने करने हैं फॉर चैप्टर नंबर 6। आप ये 3 सवाल करेंगे तो आपका ये चैप्टर भी हो जाएगा आसानी से। फिर हम लोग चैप्टर नंबर 7 की जाने बढ़ते हैं, जिसका नाम है स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। और ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल आपके लिए है, मोटिवेशनल चैप्टर है। लेकिन मेरे से एक गलती हो गई कि मैंने जो है वो चैप्टर नंबर 9 के सवालात यहाँ पर लिख दिए। तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सबसे पहले मैं वो चैप्टर नंबर 7 के सवाल बताऊँगा कि स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हैं वो कौन से हैं। तो स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो वाई वॉज द बॉय इंस्पायर्ड टू गो टू हैम्पटन। तो जो बॉय है, जो लड़का है, वो इंस्पायर क्यों हुआ हैम्पटन इंस्टीट्यूट जाने के लिए। तो हैम्पटन जो है वो एक इंस्टीट्यूट का नाम है। तो वो जो बॉय था वो बड़े एक छोटे से स्कूल में पढ़ता था और वो देखता है कि 2 लोग आपस में बातें कर रहे थे कि जो हैम्पटन इंस्टीट्यूट है या हैम्पटन स्कूल है वो बहुत ज़्यादा आलीशान स्कूल है और वहाँ की पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो यही वजह है कि जो बॉय था वो इंस्पायर हुआ कि हाँ भाई मुझे भी जाना चाहिए हैम्पटन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही डू इन रिचमॉन्ड इन ऑर्डर टू रीच टू हैम्पटन। तो भाई उसके पास पैसे नहीं थे तो वो बसेस पे जाके या किसी से लिफ्ट मांग के ऐसा हुआ कि रिचमॉन्ड तक पहुंच गया। अब हैम्पटन तक जाने के पास हैम्पटन तक जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तो उसने रिचमॉन्ड में क्या किया, उसने क्या काम किया कि वो हैम्पटन जा सकता। तो याद रखिएगा कि रिचमॉन्ड में उसने जो कंटेनर्स होते हैं, कंटेनर वाली जो होता है ना लोडिंग वाला, तो लोडिंग वाला उसने काम किया थोड़े से पैसे बना के ताकि वो हैम्पटन जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द बॉय थैंक द कैप्टन ऑफ द शिप। तो जो शिप के कैप्टन थे जहाँ से हम कंटेनर उसने उतारने थे, तो उसने कैप्टन जो था उसको, जो शिप का कैप्टन था उसको थैंक क्यों कहा, उसको शुक्रिया क्यों कहा। तो उसने इसलिए कहा क्योंकि कैप्टन जो था शिप का वो उसके साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव था और उसने वो जो बॉय था उसको काम दिया था। तो इसलिए वो जो बॉय है उसने कैप्टन का शुक्रिया अदा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, what did he have to go through in order to get admission at the Hampton। तो उसको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा, उनको किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ा कि वो हैम्पटन में एडमिशन ले सके। तो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली कहानी है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही है स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। तो वाकई इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है ऑथर ने। यूनिट नंबर 8 की जाने बढ़ते हैं, अ वॉयज टू सिटी ऑफ लॉरेंस। तो ये आपके यूनिट नंबर 8 का नाम है, अ वॉयज टू द सिटी ऑफ लॉरेंस। तो उसे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ सिंगापुर सिटी। तो सिंगापुर सिटी जो है उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है ये आपने बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ सिंगापुर कनेक्टेड टू मलेशिया। सिंगापुर है वो मलेशिया से कैसे कनेक्टेड है ये आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब ब्रीफली द इम्पॉर्टेंस ऑफ सिंगापुर पोर्ट। जो सिंगापुर का पोर्ट है उसका आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करनी है इम्पॉर्टेंस, कि सिंगापुर पोर्ट की इम्पॉर्टेंस क्या है और इसके एडवांटेजेस क्या है ये आपने बताना है। और फिर जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है, हाउ इज़ सिंगापुर वन ऑफ द अट्रैक्टिव एरियाज़ फॉर टूरिस्ट। तो जो सिंगापुर है वो
इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव एरिया क्यों है जो बाहर ममालिक से जो टूर करने आते हैं तो उनके लिए इतना अट्रैक्टिव क्यों है, तो ये आपने बताना है। चैप्टर नंबर 8 हो गया। फिर चैप्टर नंबर 9 की जाने बढ़ते हैं, जिसका नाम है चूजिंग द कैरियर या चूजिंग आ कैरियर। तो मेरे से गलती ये हुई थी कि मैंने यहाँ पर ही उसके सवालात लिख दिए थे, लेकिन अगेन वही बात हो गई ना कि जो बच्चे अच्छे से देख रहे हैं लेक्चर्स उनको ये बात पता चल जाएगी, और जो स्किप करते जा रहे हैं तो उनको ये बात नहीं पता चलेगी और वो कन्फ्यूजन में रहेंगे, और देखना फिर वो करेंगे भी, कमेंट्स भी करेंगे कि सर आपने 9 चैप्टर तो लिखवाया ही नहीं, 9 चैप्टर स्किप कर दिया। तो मैं फिर उनको बोलूँगा कि दोबारा से वीडियो जाकर देखें, फिर आपको समझ आएगी। तो जो वीडियोज़ अभी सही देख रहे हैं ना वीडियो को, तो उनको तो पता है भाई कि यहाँ पर ही चैप्टर 9 के सवालात लिखे हैं। तो चूजिंग अ कैरियर चैप्टर 9 के मैं सवालात आपको डिस्कस करने लगा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है चूजिंग अ कैरियर का, व्हाई शुड यू चूज़ अ कैरियर दैट इंटरेस्ट यू। तो ऐसा क्यों है कि आपको वही आपको कैरियर अपना या वही चीज़ आपको चूज़ करनी चाहिए जो कि जिसका आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, ये आपने बताना है। तो इसका भाई आंसर साफ सीधा है कि भाई जो क्या है हम लोग वही चूज़ करेंगे जिसमें हमें इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर हम ऐसी कोई फील्ड चूज़ कर लेते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट है ही नहीं तो हम कभी भी उस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। तो इसी वजह से हमें हमेशा वही फील्ड चूज़ करनी चाहिए जिसका हमें इंटरेस्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एप्टीट्यूड टेस्ट, हाउ डज़ इट हेल्प इन चूजिंग अ कैरियर। तो एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, अब जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं तो वो लाजमी एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे, जैसे कि MD कैट हो गया, ई कैट हो गया। तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ, MD कैट की अगर बात हो गई है तो हमारे चैनल पर जैसे ही आप लोगों के पेपर्स ख़त्म हो जाएंगे तो रेगुलर बेसिस पर MD कैट की भी रेगुलर बेसिस पर रोज़ के रोज़ वीडियोस आया करेंगी, जिसमें आपको थाउजेंड्स ऑफ MCQs मैं आपको करवाऊँगा, सॉल्व करवाऊँगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ़ायदा हासिल हो सके अभी भी, और जब आप टेस्ट देंगे एप्टीट्यूड टेस्ट तब भी आपको इससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो ये बताना है कि एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, हाउ डज़ इट हेल्प इन चूजिंग अ करियर, और वो हमारे करियर को चूज़ करने में हमें कैसे हेल्प करता है, ये आपने बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ जॉब एंड अ कैरियर। जॉब और कैरियर में डिफरेंस क्या होता है, ये आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सट्रोवर्टेड एंड इंट्रोवर्टेड पर्सन। एक एक्सट्रोवर्टेड पर्सन और इंट्रोवर्टेड पर्सन में क्या डिफरेंस होता है, एक्सट्रोवर्टेड और इंट्रोवर्टेड पर्सन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये आपने बताने हैं। तो यहाँ पर जाकर आपका चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। फिर लोग चैप्टर नंबर 10 की जाने बढ़ते हैं, जिसका नाम है पर्ल्स ऑफ विस्डम। तो इतना कोई ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं, तो इसलिए मैंने इसके सिर्फ और सिर्फ 3 ही मैंने सवालात रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द वेल्दी मैन आस्क द पुअर ब्रदर एंड व्हाट वाज हिज रिप्लाई। तो जो लड़का था, जो अमीर इंसान था, वो अपने जो गरीब भाई है उससे क्या पूछता है और जो गरीब भाई होता है उसका रिप्लाई क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ वर्च्यू द सेज वांटेड टू टीच हिज स्टूडेंट्स। तो जो ऑथर है वो कौन कौन सी अच्छी बातें अपने स्टूडेंट्स को सिखाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ लकी एंड अनलकी अकॉर्डिंग टू मैक्सिम। और कौन इंसान लकी है और अनलकी है अकॉर्डिंग टू मैक्सिम। ये आपने मैक्सिम मतलब कि ऑथर के अकॉर्डिंग कौन सा इंसान लकी है और कौन सा इंसान अनलकी है। तो यहाँ पर जाकर आपका प्रोज सेक्शन कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने पोएम सेक्शन की जानिब। तो अब हम अपने पोएम सेक्शन की जानिब बढ़ते हैं, जो कि सब सेक्शन 2 है पोइट्री का। और याद रखिएगा कि इसमें जो पोएम है टोटल 7 पोएम्स हैं। तो पहली जो आपकी पोएम है वो है द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, उसका नाम है। तो आए हम उसके क्वेश्चंस की जानिब बढ़ते हैं कि उसमें कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अ हैप्पी मैन टॉट फ्रॉम हिज वेरी बर्थ। जो खुश इंसान होता है, हैप्पी मैन होता है, तो उसको उसकी बर्थ से ही मतलब कि उसकी पैदाइश से ही उसको क्या सिखाया जाता है, ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ द पोएम द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। तो ये जो हमारा जो पोएम है द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, इसका मरकज़ी ख्याल क्या है ये आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज़ द पोइट मीन व्हेन सेज दैट अ हैप्पी मैन डज़ नॉट सर्व अनदर्स विल। तो मतलब कि पोइट का क्या इससे कहने का मतलब है कि जो एक खुश इंसान होता है, हैप्पी मैन होता है, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचता, दूसरों के जो नज़रियात हैं वो नहीं सोचता, वो अपने जो भी उसका दिल करता है वो करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ सर हेनरी वॉटन्स हैप्पी मैन इज़ हैविंग नथिंग येट हैज़ ऑल। तो ये याद रखिएगा कि जो द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ पोएम है ये सर हेनरी वॉटन ने लिखी है। और सर हेनरी वॉटन ने ये कहा कि जो हैप्पी इंसान होता है, जो खुश इंसान होता है, अगर उसके पास कुछ ना भी हो और वो खुश है तो उसके पास दुनिया की हर एक चीज़ है। क्योंकि आपको पता है कि जो बहुत बहुत अमीर लोग भी होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। तो वो जो हैप्पी जो इंसान होता है वो उन अमीर से कहीं अच्छा है, और क्योंकि वो हमेशा खुश रहता है। ठीक हो गया, ये आपकी पोएम 1 हो गई। अब हम लोग पोएम नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम है डोंट क्विट। तो इसके 3 सवालात रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पोइट्स मैसेज इन द फर्स्ट स्टैंजा। तो पहले स्टैंजा में पोइट का क्या मैसेज है ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डोंट क्विट। जो सेंट्रल आइडिया है, मरकज़ी ख्याल है इस पोएम का डोंट क्विट का, तो ये आपने बताना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज़ द पोइट टर्म लाइफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। तो जो पोइट है जो डोंट क्विट के पोइट हैं, उन्होंने जो ज़िंदगी है उसको कहा कि ज़िंदगी जो है वो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई है। तो ऐसा पोइट ने क्यों कहा ये आपने बताना है। तो फिर हम लोग अब पोएम नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम है ओज़ीमैंडियस। और ओज़ीमैंडियस एक बहुत ही अच्छी पोएम है और बहुत ही ज़्यादा इससे हमें सबक हासिल करने को मिलता है। पहला सवाल है, व्हाट डिड द ट्रैवलर सी इन द डेजर्ट एंड whom ही टोल्ड अबाउट इट। तो जो ट्रैवलर है वो जब रेगिस्तान जाता है तो वहाँ पर क्या देखता है और उसको क्या बात पता चलती है। तो वो जो है वो ओज़ीमैंडियस का स्टैचू देखता है जो कि अपने वक्त का एक किंग होता है। तो ये सारी बातें हैं, अगर मैं आपको फुल एक्सप्लेन करने लग जाऊं तो ये वीडियो की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं आपको अभी फ़िलहाल तो मैं आपको पूरी एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो रेगुलर बेसिस पर ये हर एक पोएम, हर एक प्रोज सेक्शन और नॉवल सेक्शन की भी डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस अपलोड हुआ करेंगी। तो उसमें मैं आपको सारी बात बताऊंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम ओज़ीमैंडियस। जो ओज़ीमैंडियस पोएम है हमारी, तो उसका मैसेज क्या है, वो मैसेज क्या डिलीवर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आयरॉनिक अबाउट द फेट ऑफ ओज़ीमैंडियस। फेट का मतलब क्या होता है, किस्मत। तो ओज़ीमैंडियस की किस्मत कैसी रही ये आपने बताना है। फिर पोएम नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। तो पोएम नंबर 4 है हमारी गुड टिम्बर। टिम्बर का मतलब क्या होता है, लकड़ी। तो अच्छी लकड़ी ये बताना है आपने, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द पीपल हु वर्क हार्ड। तो सबसे पहले मैं आपको गुड टिम्बर की बात बता दूं। तो इसमें जो पोइट हैं ये बताते हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा आंधी आ जाती है। तो आपको पता है कि जब बहुत शदीद आंधी आती है ना, यहाँ ज़लज़ला आता है, तो बड़े बड़े जो दरख्त हैं वो गिर जाते हैं, अपनी जो जड़ हैं वो उनकी उखड़ जाती हैं और वो गिर जाते हैं। लेकिन जो मज़बूत दरख्त होते हैं, जिनकी लकड़ी मज़बूत होती है, वो नहीं गिरते और वो स्टिल खड़े रहते हैं। तो इस पोएम में यही बता रहे हैं, यही जो इसमें पोइट हैं हमारे, ये बताते हैं इस पोएम में कि जितने भी मुश्किलात आ जाए लाइफ में, लेकिन जो एक अच्छा इंसान है तो वो जितनी भी मुश्किलात आ जाएं तो वो कभी भी गिरता नहीं है, बल्कि हर एक मुश्किलात का सामना अच्छे से करता है। तो ये इसका एक सेंट्रल आइडिया है इस पोएम का, गुड टिम्बर का। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम इसके क्वेश्चंस की जाने बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द पीपल हु वर्क हार्ड। उन जो लोग ऐसे होते हैं जो हार्ड वर्क करते हैं, जो सख्त काम करते हैं, उनके साथ क्या होता है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम गुड टिम्बर। मैंने आपको ये समझा दिया है, तो जो बच्चे अच्छे से देख रहे हैं वीडियो तो उनको समझ आ गई होगी और कोई भी उनमें उनके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा कि सेंट्रल आइडिया इसका इस पोएम का क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वन अचीव वन ट्रू पोटेंशियल इन लाइफ अकॉर्डिंग टू द पोएम। तो इंसान जो है अपनी सच्ची जो पोटेंशियल है वो कैसे अचीव कर सकता है, ये आपने बताना है अकॉर्डिंग टू द पोइट या अकॉर्डिंग टू द पोएम। फिर आ जाता है पोएम नंबर 5 लूसी ग्रे। तो ये जो आपकी पोएम है लूसी ग्रे, ये पुरानी वाली बुक में भी थी और इस वाली बुक में भी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है लूसी ग्रे की, जो कि एक थंडर स्टॉर्म में मारी जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग कहानी है और यही वजह है कि जो हमारी न्यू बुक है उसके अंदर भी ये जो लूसी ग्रे पोएम है ये इंक्लूडेड है। तो पहला इसका सवाल है वेयर डिड लूसी लिव एंड व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड शी वॉज। तो लूसी कहाँ रहती थी, तो लूसी वाइल्ड मोर में रहती थी और वो किस तरह की बच्ची थी, बहुत ही फर्माबरदार बच्ची थी, बहुत ही एक पोलाइट बच्ची थी। ये हमें जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू लूसी व्हेन शी वाज गोइंग टू द टाउन। तो लूसी को क्या हुआ जब वो टाउन पर की तरफ जा रही थी, जब वो आबादी की तरफ जा रही थी अपनी माँ को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो जो तूफ़ान है वो आने वाला था और उसके बाप ने उसको भेजा तो उसने बिल्कुल भी मना नहीं किया और वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए चली गई और रास्ते में ही अचानक तूफ़ान आया और वो वहाँ पर मारी गई। तो ये हुआ था, ये मुझे उम्मीद है कि आपको इसका आंसर भी मिल चुका होगा। फिर व्हाट डू पीपल स्टिल मेंटेन अबाउट लूसी ग्रे एंड वाई। तो लोग अभी तक क्या सोचते हैं लूसी ग्रे के बारे में और क्यों। तो वहाँ के जो लोग हैं वो अभी तक यही सोचते हैं कि जो लूसी ग्रे है वो अभी भी ज़िंदा है और उनका ये मानना है कि वो जहाँ पर ब्रिज था, जहाँ पर वो गिर के उसकी डेथ हो गई थी, वो मारी गई थी, तो वहाँ पर अभी भी कुछ लोगों को वो नज़र आती है और उसकी आवाज़ें आती हैं। तो ये वहाँ के लोगों का मानना है, हमें नहीं पता, जो हकीकत है वो तो अल्लाह ही जानता है। तो वहाँ के लोगों का अभी भी ये ऐसा मानना है। फिर पोएम नंबर 6 की जाने बढ़ते हैं द एबट ऑफ कैंटरबरी। तो पोएम नंबर 6 है द एबट ऑफ कैंटरबरी। इसका हम लोग पहले देखते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि एबट जो है वो प्रीस्ट है। आपको पता है ना क्रिश्चियंस कम्युनिटी के फादर्स होते हैं, जो कैथलिक मिशन से ताल्लुक़ रखते हैं। प्रोटेस्टेंट की बात अलग है, प्रोटेस्टेंट में पास्टर्स होते हैं, लेकिन जो कैथलिक होते हैं तो उनमें फादर्स होते हैं। तो एबट प्रीस्ट को ही कहा जाता है, फादर या प्रीस्ट को कहा जाता है। तो द एबट ऑफ कैंटरबरी मतलब कि फादर ऑफ कैंटरबरी जगह का नाम है, तो उस जगह के जो फादर थे उसके नाम पर ये पोएम है। तो क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन द किंग एंड द एबट। तो किंग और एबट मतलब कि जो प्रीस्ट थे, प्रीस्ट और किंग के दरमियान क्या डिस्प्यूट थी, क्या झगड़ा था। तो याद रहे कि जो एबट था वो प्रीस्ट जो थे, फादर जो थे, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लाइफ गुजार रहे थे एज़ कम्पेयर टू किंग, क्योंकि इनका जो फादर का जो फैमिली बैकग्राउंड था वो बहुत ज़्यादा आलीशान था। और यही वजह थी कि जब किंग को पता चला कि ये जो एबट है ये तो मेरे से भी ज़्यादा अच्छी और आलीशान लाइफ गुजार रहा है, हालांकि किंग मैं हूँ, तो किंग को जेलस हुई और किंग ने क्या किया, किंग ने एबट के साथ लड़ाई झगड़े स्टार्ट कर दिए। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका आंसर भी मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वर द आंसर्स टू द क्वेश्चंस गिवन टू किंग जॉन बाय द शेफर्ड। तो जब उससे 3 सवाल पूछे गए एबट से, तो एबट को नहीं पता चला कि मैं इसका क्या जवाब दूं। तो एक शेफर्ड था, चरवाहा था, उसने एबट को बोला, और जो शेफर्ड था वो जो प्रीस्ट के साथ वो बहुत ज़्यादा मिलता जुलता था, उसकी शक्ल एज इट इज़ वैसी ही थी। तो चरवाहे ने बोला कि क्यों ना उससे रिक्वेस्ट की, एबट से रिक्वेस्ट की कि क्या मैं उस आंसर्स दे सकता हूँ। अब एबट को तो मिल नहीं रहे थे आंसर्स उन क्वेश्चंस के, तो उसने अलाउ कर दिया शेफर्ड को। और उसने जो शेफर्ड ने आंसर्स क्या दिए थे उनके किंग जॉन के क्वेश्चंस पर, तो ये आपने बताना है। मैं अगर ये मज़ीद बताता चलूँगा तो वीडियो की ड्यूरेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी ना कि
तकरीबन ये घंटों तक चली जाएगी। तो वो जब आप आंसर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और जब आप स्टोरी की जब एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चैनल पर जब अपलोड होगी तो आप लाजमी देख लीजिएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 3 क्वेश्चंस थे वो कौन कौन से 3 क्वेश्चंस थे जो कि किंग ने पूछे एबट ऑफ कैंटरबरी को, ये बताना है। फिर जो लास्ट सवाल है वो है हाउ वाज द एबट बेनिफिटेड बाय हिज शेफर्ड्स बोल्ड आंसर्स। तो एबर्ट को क्या फ़ायदा हुआ, उसके चरवाहे ने जब वो आंसर्स दे दिए तो एबर्ट को क्या फ़ायदा हुआ। तो किंग ने बोला था कि अगर तुम मेरे ये 3 सवालों के जवाब नहीं दे पाओगे तो मैं तुम्हारे साथ जितनी भी आपकी सल्तनत है, जितना भी रुपया पैसा है, वो मैं आपसे ले लूँगा। तो एबर्ट को ये फ़ायदा हुआ जब उसके चरवाहे ने एबर्ट बन के वो जो आंसर्स हैं वो दे दिए, तो एबर्ट की जायदाद भी बच गई और वो वैसे ही हंसी खुशी रहने लग गया। फिर पॉइंट नंबर 7 आ जाती है सुरखा होरी। तो सुरखा होरी में हम क्वेश्चंस की जानिब बढ़ते हैं। व्हाट रिवॉर्ड डज अ काहोरी गेट आफ्टर हिज हार्ड वर्क। जो काहोरी होते हैं उनको क्या रिवॉर्ड मिलता है जब वो काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ काहोरीज करेक्टर डिपिक्टेड बाय द पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर एंड वाई डू काहोरीज स्पेंड देयर डेज एंड नाइट। काहोरीज अपने दिन और रात कहाँ पर स्पेंड करते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट वांट टू से व्हेन ही सेज वेयर नॉट अ ट्रेस ऑफ बर्ड्स इज सीन फायर इज लिट। तो मतलब कि ये जो काहोरीज होते हैं ये ऐसी जगह पर रहते हैं कि जहाँ पर परिंदों का भी दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं होता। तो काहोरीज वहाँ पर जाकर रहते हैं। जैसे आपको पता है जो मलंग आप देखते हैं ना कि रोड पर होते हैं, तो उनको काहोरी कहा जाता है। तो ये सारी बात है। तो ये आपकी पॉइंट नंबर 7 सुरखा हो रही थी। तो टोटल आपकी 7 पोएम्स हैं। तो यहाँ पर जाकर हमारा पोएम सेक्शन भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की जानिब जो कि प्ले सेक्शन है, अ विज़िट टू अ स्मॉल प्लैनेट। तो वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा होने की वजह से और मेरी मसरूफियात भी हैं, मैंने पढ़ाने भी जाना है। मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको पढ़ाता भी हूँ, फ़िज़िकली भी पढ़ाता हूँ। तो जिसकी वजह से मैं ये सारे जो सवालात हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं। खैर जितने भी है ना, ये जो प्ले है आपका विज़िट टू अ स्मॉल प्लैनेट, तो उसके जितने भी जो इम्पॉर्टेंट सवाल हैं तो वो मैं आपको यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर हैं, तो ये आप देख सकते हैं। तो इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आप वीडियो को पॉज़ करके अभी नहीं, जब ये ख़त्म हो जाएगी वीडियो फिर आप इसको पॉज़ करके ये जो सवालात हैं ये आप लिख सकते हैं। फिर सबसेक्शन 4 आ जाए। यहाँ पर आपके ये जो ना हाउ डिड एट डिस्क्राइब क्रेटॉन्स स्पेसशिप, तो यहाँ पर जाकर आपका जो ये सबसेक्शन 3 है ना, अ विज़िट टू अ स्मॉल प्लैनेट, ये कंप्लीट हो जाता है। फिर अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सबसेक्शन 4 की जानिब जो है ग्रामर सेक्शन, जिसमें नरेशंस आती हैं और एक्टिव टू पैसिव आते हैं। अब इसके लिए आप बहुत ज़्यादा वो टेंस होंगे कि यार हम लोग ये कैसे करें। तो इसकी बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर मेरे पास मैं आपको एक करवाऊँगा, एक वीडियो होगी, एक तकरीबन 1 घंटे तक की वीडियो होगी जिसमें मैं आपको एक्टिव टू पैसिव और नरेशंस करवाऊँगा। तकरीबन 200-300 नरेशंस एंड एक्टिव टू पैसिव होंगी। और इसके ये कैसे करते हैं उससे आपका एकदम जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और कोई सी भी नरेशन आए, कोई से भी एक्टिव टू पैसिव आए तो आप आसानी से वो कर सकेंगे। तो आपने क्या करना है, आप सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि उस वीडियो का भी आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द रिसीव हो सके और आप भी नरेशंस और एक्टिव टू पैसिव सॉल्व करने में मास्टर बन सकें। फिर सेक्शन सी आ जाता है इम्पॉर्टेंट एसेस। तो इम्पॉर्टेंट एसेस की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो जिन स्टूडेंट्स ने देख ली है वो तो वेल एंड गुड, और जिन स्टूडेंट्स ने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप आसानी के साथ वहाँ से इम्पॉर्टेंट एसेस की वीडियो देख सकते हैं जो कि इस साल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। फिर इम्पॉर्टेंट ईमेल्स की जाने बढ़ते हैं। आपको पता है कि इस साल ईमेल्स भी आएंगी। आपने ईमेल्स लिखनी है अपने प्रिंसिपल को, प्रोड्यूसर वगैरह को। तो यहाँ पे आपने बताना है। तो इम्पॉर्टेंट ईमेल्स हैं, ये टोटल 4 ईमेल्स हैं। ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर।
तो ये टोटल 4 ईमेल्स आपने क्या करना है, आपने इनको अच्छे से याद करके जाना है और इंशाल्लाह इन्हीं 4 ईमेल्स में से कोई एक आपको आपके फाइनल पेपर में देखने को मिलेगी। तो अगर आप ये सारा जो टारगेट पेपर है वो 100% प्रिपेयर कर लेते हैं तो 100% जो आपका पेपर है वो सॉल्व हो जाएगा। और आपको मज़ीद, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मज़ीद कहीं और से आपको ये जो पेपर है ये तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं और से तैयारी करेंगे तो इसमें आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ एक तो अब आपका सब्जेक्ट है नहीं, आपके टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं, तो आपने हर एक सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करनी है। तो मेरी ये गारंटी है कि आप अगर ये टारगेट पेपर कर लेते हैं याद, तो 100% आपका पेपर हो जाएगा और इसी के अंदर से ही आपका फाइनल पेपर आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर से, इस टारगेट पेपर से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा भी इससे बेनिफिट हुआ है तो लाज़मी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाज़मी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर और देखते रहें एलीज़र एजुकेशनल अकेडमी।